हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लैब में जाते हैं तो सबसे पहला हमारे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेफ्टी इन द लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लैब जो होता है उसमें कई सारे सामान ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनसे आपको कैसे सेफ रहना है, सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एसिड्स और बेस। तो एसिड और बेस की सेफ हैंडलिंग आपको किस तरीके से करनी है। देर आर अ नंबर ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द सेफ हैंडलिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस दैट यू नीड टू नो बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद दैम। एसिड और बेस किस तरीके से आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके साथ आपको हैंडलिंग कैसी करनी है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। बोथ एसिड एंड बेसिस कैन बी करोजिव टू द ह्यूमन टिश्यूज़। जो मानव के ऊतक होते हैं उन मानव ऊतकों के लिए ये करोजिव हो सकते हैं, करोजन उनमें पैदा कर सकते हैं। व्हेन कंसनट्रेटेड दे आर रिएक्ट विथ टिश्यू एंड ब्रेक इट डाउन। जब ये सांद्रित होते हैं तो इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे टिश्यूज़ को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उन पर असर डाल सकते हैं। In general, the more concentrated the acid or base happens to be, the more hazardous to it। और जितना ज़्यादा सांद्र होगा कोई भी अम्ल या क्षार, वो उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये एसिड कहीं गिर जाता है तो आपको क्या करना है, बहुत सारे पानी से उसको तुरंत धोना है, और आपके लैब में जो भी आपका डेमोन्स्ट्रेटर है या लैब इंचार्ज है उसको, उनके साथ इमीडिएटली आपको ये बात शेयर करनी है। You must be practically careful about getting them in your eyes. It is compulsory to wear safety glasses when handling either acid or bases. But if you do get any in your eyes, let the demonstrator know and flush it out immediately with lots of water, several minutes worth। आपको बहुत सारे पानी से उसको बहुत अच्छी तरीके से धोना है अगर एसिड या बेस कहीं भी आपके ऊपर गिर जाता है। अब कुछ सिंबल्स हमारे लैब में लगे हुए होते हैं, आपको इन सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के सिंबल्स हैं। अब देखिए, ये सिंबल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग के लिए है। दीज सब्सटेंसेस प्रोवाइड ऑक्सीजन विच अलाउज अदर मटेरियल्स टू बर्न मोर फॉर्मली। यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग है, एजेंट्स हैं, इनसे ऑक्सीजन निकलेगी और वो जलने में, ऑक्सीजन आपको पता है जलने में मदद करती है। ये जो साइन होता है हाईली फ्लेमेबल के लिए होता है। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ये वाला जो सिंबल है ये टॉक्सिक के लिए लगाया जाता है। दीज सब्सटेंसेस कैन कॉज डेथ। दे मे देयर इफेक्ट्स व्हेन दे सॉलोड एंड एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। ये अगर आपके स्किन पे गिर जाते हैं या अगर आपने इनको कि गलती से मुंह पे ले लिया है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनसे डेथ भी हो सकती है। ये जो साइन होता है ये हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए लगाया जाता है जो डेंजरस होती है। ये करोजिव के लिए लगाया जाता है जिनसे करोजन होता है। ये आपका इरिटेटिंग जो स्किन में इरिटेशन करते हैं या स्किन में रेड कलर के कुछ पॉइंट जो पैचेस बन जाते हैं उनके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और ये सिंबल हम यूज़ करते हैं रेडिएशंस के लिए जो कार्सिनोजेनिक होती है। ये आपका वैली अनस्टेबल एंड दे फॉर्म्स गैस फास्ट, इसके लिए ये सिंबल होते हैं। तो ये हज़ार्ड वार्निंग सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं। अब हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज फॉर द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। उस बेसिक नॉलेज में क्या क्या है, एक तो मोल कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, टाइट्रेशंस है, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम एनर्जी चेंज पढ़ेंगे, रिएक्शन रेट एंड सॉल्युबिलिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस जहाँ पर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिक्सचर्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हैं वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स हमारे लिए हमारी कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करता है। The important skill required in the chemical practical. Practical is meant to assess the learner to learn and develop the following skills. जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो हम ये माना जाता है कि हमें ये सारी स्किल्स या अपनी इन प्रैक्टिकल से डेवलप होगी।
कौन कौन सी? मैनिपुलेटिव स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, रिकॉर्डिंग स्किल्स, कंप्यूटिंग स्किल्स एंड इंटरप्रेटिंग स्किल्स। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैनिपुलेटिव स्किल्स, इन्वॉल्व द करेक्ट एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द apparatus बाय द एक्सपेरिमेंटर। जब आप कोई भी अपना apparatus यूज़ करेंगे तो उसको आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, इससे आपकी ये स्किल डेवलप होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सेंसेस, हियरिंग, साइट, टच एंड स्मेल टू डिटेक्ट द चेंजेस एंड द रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या प्रेक्षण ले रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, उसके बारे में ये स्किल आपकी डेवलप होगी। आप उसको टच करके देखते हैं, आप उसको स्मेल करके देखते हैं, आप उसमें कलर चेंजेस को देखते हैं, आप उसमें एफरवेंसेस को देखते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। मतलब जो अभी अपन ने देखा कि जो साइंस लगे हुए हैं हेजार्डस के, हार्मफुल के, उनको आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में आप कितना पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग स्किल्स इंटेल्स द राइटिंग डाउन फॉर एग्जांपल मेजरमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स और अदर डिटेल्स फॉर द रेफरेंस। और जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने प्रेक्षण किया, उसको अपने रिकॉर्ड में आप किस तरीके से लिखते हैं, आपकी एक रिकॉर्डिंग स्किल डेवलप होती है। कंप्यूटेशन स्किल्स इन्वॉल्व द यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज ऑन द डाटा कलेक्टेड। और जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उसमें आप मैथमेटिक्स के डाटा को करके उसको किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। Interpretation skills involve the studying the data collected and drawing the conclusion based on the established chemistry principle। और ये जो सारी चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने उसका ऑब्जर्वेशन लिया, फिर आपने उसको कंप्यूट किया, फिर आपने उसको कैलकुलेशन किया और फिर आपने उसका रिजल्ट निकाला, तो उस सब में केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स से आपने उन चीज़ों को किस तरीके से जोड़ा, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। When naming और आइडेंटिफाइंग सब्सटेंस डू इट एज फॉलोज। जब आप किसी केमिकल को आइडेंटिफाई करते हैं किसी, तो आप कैसे लिखेंगे? When the question leads identify either the name or formula is allowed, but when the question leads name then just give the exact name। जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम बताइए, तो आपको उसका नाम बताना है। नेम ऑफ द आयंस आर नॉट अलाउड, ओनली करेक्ट फॉर्मूला आर एक्सेप्टेड। और आपसे जिस चीज़ के लिए पूछा गया है आप उसका करेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। इफ़ यू गिव बोथ द नेम एंड द फॉर्मूला बोथ मस्ट बी करेक्ट। अगर आप उसका नाम भी देते हैं और अगर आप उसका फॉर्मूला भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों सही होने चाहिए। जैसे चाहे आप बेंजोइक एसिड बनाएं, चाहे आप बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन वो सही होना चाहिए। व्हेन प्लॉटिंग ग्राफ्स इंश्योर दे हैव द फॉलोइंग। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे? लेबल द एक्सिस, एक्स और वाई पे आपने क्या चीज़ ली है। एक्स पे टाइम लिया है, वाई पे वॉल्यूम लिया है, एक्स पे आपने प्रेशर लिया है, वॉल्यूम पे आपने टेम्परेचर, वाई पे आपने टेम्परेचर लिया है। ये अच्छे से क्लियर आप इसको लेबल करेंगे। अप्रोप्रिएट स्केल, और इसका स्केल लिखेंगे आप। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम स्केल लिखते हैं उसका, तो वो स्केल लिखा होना ज़रूरी होना चाहिए। प्लॉटेड पॉइंट्स मस्ट बी विजिबल। जब आपने ग्राफ को प्लॉट किया तो आपने कुछ पॉइंट्स लगाए होंगे, उन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और दिखने चाहिए, हमें विजिबल होने चाहिए। ऑल पॉइंट्स इन द टेबल मस्ट बी प्लॉटेड करेक्टली। अ कन्वीनियंट स्केल मस्ट टेक द ग्राफ ऑक्यूपाई एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पेज। और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको स्केल इस तरीके से लेना है कि उस पूरे पेपर का कम से कम 3/4 पार्ट पर आपका ग्राफ बन जाए। ऐसा नहीं कि आप ग्राफ बिल्कुल छोटा बना दें या फिर ग्राफ का स्केल आप ऐसा ले लें कि वो बहुत ही बड़ा हो जाए, पेपर से भी बाहर निकल जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें 3/4 पेज को कवर करना है। स्ट्रेट लाइंस मस्ट बी ड्रॉन विथ अ रूलर। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आपको रूलर यूज़ करना है। बिना रूलर के आप लाइन नहीं खींचें, वरना वो देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा आपका ग्राफ। स्मूथ कर्व्स मस्ट बी ड्रॉन फ्री हैंड। और अगर आपका स्मूथ कर्व है तो फिर आप उसको फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग डायग्राम्स, जब आप डायग्राम्स बनाएंगे दे मस्ट बी करेक्टली ड्रॉन। अपैरेटस शुड बी प्रोपोर्शनल। लेबलिंग होनी चाहिए। जो आपने डायग्राम बनाया है उसको आप ऐसे ही बनाकर नहीं छोड़ देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप उसको लेबल करके बनाएंगे। मस्ट बी
वर्कबल। और डायग्राम जब आप बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे और शार्प पेंसिल से बनाएंगे, डायग्राम आप पेन से नहीं बनाएंगे। कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस वर कैरीड आउट मस्ट बी स्टेटेड। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रिपरेशन की है तो आप उसके साथ उसकी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट या उत्प्रेरक क्या यूज़ किया है वो लिखिए। स्पेसिफिक टेम्परेचर और रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो अभिक्रिया किस तापमान पर हुई है वो लिखिए। स्पेसिफिक प्रेशर, अगर वो कोई स्पेसिफिक प्रेशर पर होती है तो वो दाब भी लिखिए। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है अगर उसकी तो वो भी लिखिए। एब्रीवेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, एग्जाम्पल पीपीटी इंस्टेड ऑफ प्रेसिपिटेट। और एब्रीवेशंस हम यूज़ नहीं करेंगे, आपको पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी। पीपीटी नहीं लिखेंगे, प्रेसिपिटेट पूरा लिखना होगा आपको। इसी तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ब्यूरेट को फिल करते हैं। फर्स्ट रिंस विथ अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ टू बी फिल्ड। सबसे पहले हमें ब्यूरेट को रिंस करना होता है, जो सॉल्यूशन आपको भरना है उससे, जिससे आपने रिंस किया उस सॉल्यूशन को आप फेंक दीजिए, उसको दोबारा भरिए। उसका मेनिस्कस का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से आप इनिशियल रीडिंग उसकी स्टार्ट करेंगे। तो ब्यूरेट की फिलिंग को अपन को ध्यान रखना है। राइटिंग आयन्स इन वर्ड एंड रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट एक्सेप्टेबल। आयन शुड बी रिटन इन देयर सिंबल्स विथ करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जिंक 2+ लिखेंगे, नॉट जिंक +2। वैन मिक्सिंग टू सोल्यूशन इट इज़ रॉन्ग टू राइट। जब हम दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो अगर हम ये लिख देते हैं नो रिएक्शन, नो चेंज, नो केमिकल चेंज और नो केमिकल रिएक्शन, क्लियर सोल्यूशन फॉर्म्ड, ऐसा अपन को नहीं लिखना है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे हम? ए वाइट प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, एक सफ़ेद रंग का अवशेप बना है। अ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, या कोई रंगीन अवशेप बना है, यहाँ पर हम उसका रंग बता देंगे। नो वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, या सफ़ेद रंग का अवशेप नहीं बना है। देयर इज़ नो वाइट और वाइट इज सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज कलरलेस इफ़ नो कलर इज सीन इन द सॉल्यूशन। तो वाइट नहीं लिखना है अपन को क्या लिखना है कि रंगहीन विलयन प्राप्त हुआ है। डू नॉट एड ISH टू द कलर्स टू प्रेसिपिटेट ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सॉल्यूशन इज़ ब्लू नॉट द ब्लूइश। हमको जब भी हम रंग लिखते हैं तो साथ में अपन को ISH वर्ड यूज़ नहीं करना है। जैसे कॉपर का विलियन होता है, उसका रंग कैसा होता है? ब्लू होता है, तो उसको अपन को ब्लूइश नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।